Welcome to my SS class. I am Rekha. Today we shall read History chapter 2 for 9th class, Socialism in Europe and the Russian Revolution. बच्चों, सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म होता है समाजवाद। समाजवाद मीन्स क्या होता है कि जो भी हमारे उत्पादन के साधन हैं, जो हमारे इकोनॉमी के लिए जो बेस हैं चीज़ें, उन सब के ऊपर क्या होता है, पूरे समाज का इक्वल राइट्स होता है, किसी एक विशेष पर्टिकुलर पर्सन का अधिकार नहीं होता। इन यूरोप मीन्स यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। सोशलिज्म यूरोप के अंदर जब आया तो किन सिचुएशंस के अंदर आया वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। एंड द रशियन रेवोल्यूशन, रशिया के बारे में आप सब जानते हैं। रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति। वहाँ पर एक क्रांति होती है रशिया के अंदर इन 20th सेंचुरी के अंदर, 1917 के आसपास, 1917 में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी क्रांति होती है। वहाँ का जो एम्परर होता है वो जार होता है। यहाँ पर स्पेलिंग आपको CZAR या TSAR लिखी मिलेगी, बट इसको आप सजार या टजार नहीं बोलेंगे। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है T और C साइलेंट होने की वजह से यहाँ पर जार ही आप इसको रीड करेंगे। तो वहाँ पर जो क्रांति होती है और वो क्रांति क्यों होती है वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। जो पार्लियामेंट है रशिया के अंदर उसको ड्यूमा कहा जाता है। ड्यूमा बनाई जाती है वहाँ पर, और उसके बाद जो इवेंट्स होती है, मेन इवेंट्स 1917 के अंदर, एक रविवार को बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, इसलिए उसको ब्लडी संडे बोल देते हैं। तो इस तरीके से हम सारे के सारे यहाँ पर बोल्शेविक नेता आते हैं, बोल्शेविक पार्टी बनती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वहाँ पर एज ऑफ सोशल चेंज, कि सबसे पहले समाज के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फरवरी के अंदर रेवोल्यूशन होती है पेट्रोग्राद के अंदर, वो पढ़ेंगे। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद जो अक्टूबर की क्रांति भी होती है, स्पेशली अक्टूबर के महीने में होती है, तो अक्टूबर के बाद क्या चेंजेस आते हैं फिर क्रांति के बाद। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR, जो रशिया की क्रांति थी उसी को क्या बोला जाता था, मतलब USSR भी बोला जाता था। रशियन क्रांति का ग्लोबल लेवल पर क्या इफ़ेक्ट रहते हैं वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर द एज ऑफ सोशल चेंज। सबसे पहले सोशल चेंज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। सबसे पहला जो चैप्टर हमने रीड किया है वो पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में। उससे जो इक्वलिटी और फ्रीडम का आइडिया यूरोप के अंदर फैला, वो पावरफुल आइडियाज़ हमने पढ़ा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग द ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। उस क्रांति के बाद जो वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उनके स्ट्रक्चर को चेंज करने का आइडिया डेवलप हुआ। मतलब लोगों के अंदर इतना हौसला बढ़ गया कि जब फ्रांस के लोग वहाँ पर क्रांति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से यूरोप के अंदर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस होती है। बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन का हम अभी चैप्टर जो रीड करने जा रहे हैं वो यही है कि जो रशिया के लोग हैं उनके अंदर भी ये हौसला बढ़ता है कि कैसे वो इस क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। मतलब क्रांति वो रशिया के लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित होकर के ही करते हैं। एज यू हैव रीड बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एस्टेट्स। समाज को एस्टेट के अंदर डिवाइड किया गया था। एंड ऑर्डर्स, एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड सोशल पावर। जो इकोनॉमी और सोशल पावर के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था वो क्या किया हुआ था, किन लोगों ने किया हुआ था, एरिस्टोक्रेसी ने किया हुआ था, निरंकुश जो तंत्र था उसने। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। लेकिन जैसे ही क्रांति होती है उनको ऐसा लगा कि चेंज आ जाएगा, बट क्या होता है, क्रांति में चेंज आ जाएगा तो सडनली चेंजेस नज़र आते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स हु कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू डिस्कस्ड।
इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मैनी पार्ट्स में जैसे यूरोप है, एशिया है, कई आइडियाज़ इंडिविजुअल राइट्स के डेवलप हुए जिन्होंने सोशल पावर शुरू की, डिस्कस किए। इन इंडिया राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ेंगे। डोरेजियो टॉक्ड टू ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के महत्व के बारे में राजा राम मोहन राय ने और डोरेजियो ने बताया था। मैनी अदर डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप, कई लोगों ने यूरोप के बारे में आइडियाज़ हमें बताए। डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन रन रीसेप्ड दीज आइडियाज़ ऑफ सोसाइटियल चेंज, जो डेवलपमेंट हुआ कॉलोनीज़ के अंदर उससे रीसेप हो गया इन आइडियाज़ का, सोसाइटी के जो चेंज हुए हैं इनमें। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है सिर्फ ये पढ़ा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसका क्या इफेक्ट रहा। नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, यूरोप के अंदर हर एक इंसान नहीं चाहता था कि फॉर्मेशन हो सोसाइटी का। रिस्पॉन्सेज वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज नेसेसरी बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्सेज वेरिड फ्रॉम दोज, उनसे रिस्पॉन्सेज अलग थे। कुछ लोग ऐसे चाहते थे कि ग्रेजुअल शिफ्ट में परिवर्तन होना चाहिए सोसाइटी में। टू दोज हु वांटेड टू रिकन्स्ट्रक्ट सोसाइटी रेडिकली, और उन लोगों से अलग था जो रेडिकल तरीके से सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्शन करना चाहते थे। तो सम वर कंजर्वेटिव, अदर वर लिबरल एंड रेडिकल्स, ये ग्रुप थे यूरोप के अंदर, कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लिबरल और रेडिकल एक ही चीज़ थी। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम, ये हम सिर्फ चीज़ें इसमें पढ़ेंगे कि कौन थे लिबरल, कौन कंजर्वेटिव, कौन रेडिकल। व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक टुगेदर, इनको किस चीज़ ने लिंक कर रखा था। वी मस्ट रिमेंबर दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल द कंटेक्स्ट और ऑल टाइम, हम याद रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें एक ही समय में नहीं होती। वी विल लुक ब्रीफली एट सम इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन 19th सेंचुरी की जो रही है उनकी तरफ देखेंगे। शी हाउ इन्फ्लुएंस चेंज, और उन्होंने कैसे परिवर्तन को इन्फ्लुएंस किया। देन वी विल फोकस द हिस्टोरिकल इवेंट, उसके बाद हम हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, जो एक प्रयास था रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सोसाइटी के। थ्रू द रिवोल्यूशन इन द रशिया, रशिया में जो क्रांति हुई, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडिया बन गया सोसाइटी को शेप देने के लिए 20th सेंचुरी में। लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, अब ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है वहाँ पर अलग अलग ग्रुप थे, उनके डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। लिबरल्स कौन थे। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स, जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे वो लिबरल्स थे। लिबरल वांटेड अ नेशन, वो चाहते थे एक ऐसा नेशन विच टॉलरेटेड ऑल द रिलीजन्स, सभी धर्मों को टॉलरेट करे। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और द अनदर, जो यूरोपियन सोसाइटीज़ थी वो या एक रिलीजन का फेवर करती थी तो दूसरे से हेट करती थी। इंग्लैंड, रशिया और स्पेन में भी कैथोलिक चर्च एस्टेब्लिश थे। तो ये सब चीज़ें बच्चों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो लिबरल्स थे उन्होंने अपोज किया अनकंट्रोल जो पावर है डायनेस्टिक रूलर की। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी राइट है इंडिविजुअल्स के उनको सेव करना चाहते थे। लिबरल चाहते थे कि परिवर्तन होने चाहिए लेकिन किसी एक विशेष धर्म को अपना करके दूसरे धर्म को डिस्क्रिमिनेट करने के बेस पे नहीं होने चाहिए। दिस आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टिव पार्लियामेंट गवर्नमेंट, वो क्या चाहते थे, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे, इलेक्टेड और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाए। ऐसी गवर्नमेंट को वो चाहते थे सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशियरी, और वहाँ पर जो नियम था वो चले किसके द्वारा, वेल ट्रेंड जुडिशियरी के द्वारा। ये सब लिबरल्स चाहते थे। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल, जिसमें स्वतंत्र हो रूलर भी और ऑफिशियल भी। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, किंतु अगर माने तो वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एंड द फ्रेंचाइज, अडल्ट फ्रेंचाइज, और वो जो लिबरल्स थे वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में भी विश्वास नहीं रखते थे। द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, लेकिन वो चाहते थे जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन भी आप यहाँ लिखेंगे, राइट टू एवरी सिटीजन वोट, राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट वोट फॉर वुमेन,
जो लिबरल थे वो सिर्फ उन लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, वो औरतों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थी। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि लिबरल्स कौन थे। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ भी मैं पढ़ लेती हूँ एक बार, क्योंकि फिर पूरी डेफिनेशन आ जाएगी। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल यहाँ पर रेडिकल का आ जाता है। हम यहाँ पर लिबरल्स के बारे में व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल्स लिखेंगे। लिबरल्स वांटेड चेंज, दे रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, दे वांटेड राइट टू वोट ओनली फॉर प्रॉपर्टियर मैन, जो प्रॉपर्टियर मैन थे। दे डिड नॉट वांट टू गिव राइट टू वोट टू वुमेन को राइट टू वोट नहीं देना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे, सेफ गार्ड करना चाहते थे राइट ऑफ इंडिविजुअल्स का। इस पूरे पैराग्राफ में से लिबरल्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है। सेकेंड हमारा आ जाता है रेडिकल ग्रुप। रेडिकल ग्रुप कौन सा था। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। लेकिन रेडिकल चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वहाँ पर वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की होनी चाहिए, जो ज़्यादा जनसंख्या में जो लोग रहते हैं, जैसे कि इंडिया में हिंदू है तो हिंदुओं की, वो ऐसे चाहते थे रेडिकल कि यूरोप के अंदर जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनको वोट, उनकी ही गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट्स। कई लोगों ने तो क्या किया, वुमेन के जो सफ्रागेट मूवमेंट्स क्या होते थे, जो इन फेवर ऑफ वुमेन वोट्स दिए जाते थे, उनको सफ्रागेट मूवमेंट बोलते थे। कई लोगों ने तो उनका भी क्या किया, मूवमेंट हुए, वहाँ पर सपोर्ट किया कई ने। अनलाइक लिबरल्स दे ओपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। अब मैंने बताया कि फैक्ट्री ओनर्स क्या होता है और वेल्दी मैन, जैसे कि हमारे यहाँ लैंडलॉर्ड्स है, पूरी भूमि का जमींदारा सिस्टम था यहाँ पर, तो पूरी भूमि उन्हीं के कंट्रोल में होती थी। इसी तरीके से वहाँ पर जो इंडस्ट्री में जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, फैक्ट्री ओनर्स का होता है। तो वो पूंजीवाद होता है। पूंजीवाद मीन्स क्या होता है, जो कि पूंजीपति होते हैं वही उस चीज़ के मालिक होते हैं। तो वो चाहते थे, वो किसके, लिबरल और रेडिकल दोनों किसके विरोधी थे, लैंड ओनर्स के और फैक्ट्री ओनर्स के। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। वो इस चीज़ को डिसलाइक नहीं करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस चीज़ को डिसलाइक करते थे कि कुछ लोगों के हाथ में सारी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका रेडिकल की डेफिनेशन आ जाती है। रेडिकल क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि मेजॉरिटी का पॉपुलेशन जो कंट्री की है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का गवर्नमेंट होनी चाहिए। उन्होंने जो ग्रेट लैंड ओनर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स के, उसको अपोज किया। वो अगेंस्ट थे, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट तो नहीं थे, बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल के हैंड्स के कंसंट्रेशन को डिसलाइक करते थे। कंजर्वेटिव्स वर ओपोज टू रेडिकल एंड लिबरल्स। अब एक थर्ड टर्म जो मैंने बताई थी कंजर्वेटिव की, कंजर्वेटिव क्या करते थे, जो लिबरल्स थे और जो रेडिकल्स थे उन दोनों का विरोध करने वाले थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर कंजर्वेटिव्स ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। कंजर्वेटिव ने अपने माइंड को ओपन किया कि उनकी जो चेंज करने के लिए। अर्लियर द 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली ओपोज द आइडिया ऑफ चेंज। उन्होंने अपोज किया जो चेंज का आइडिया था। कंजर्वेटिव चाहते नहीं थे चेंज, वो ओपन द माइंड्स टू नीड टू चेंज, लेकिन वो धीरे धीरे चाहते थे, चेंज चाहते थे, लेकिन इतना नहीं एक साथ में चेंज किया जाए। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनएविटेबल बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। वो चाहते थे कि चेंज हो, लेकिन जो पास्ट की चीज़ें हैं उनका भी क्या किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए, उनका यहाँ पर मतलब डिसरिस्पेक्ट ना हो। चेंज टू बी ब्रोट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। चेंज चाहते थे लेकिन स्लो प्रोसेस से चेंज लेकर के आना चाहते थे। ये था कंजर्वेटिव्स की थ्योरी। सच डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट द सोसाइटी चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। टर्मोइल होता है परिवर्तन। ऐसे जो सोसाइटी के आइडिया थे, लिबरल्स चाहते थे चेंज करना, रेडिकल्स भी चेंज करना चाहते थे, बट जो कंजर्वेटिव थे वो स्लो प्रोसेस में चेंज चाहते थे। तो इस तरीके से उनमें क्लैश हो गया।
तो फॉलोड द फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसके बाद क्या आई? फ्रेंच रिवोल्यूशन। द वेरियस जो अटेम्प्ट्स थे रिवोल्यूशन के, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के 19th सेंचुरी में, हेल्प्ड टू डिफाइन बोथ द लिमिट एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज। इन सभी से पॉलिटिकल जो टेंडेंसी थी वो क्या हो गई? लिमिट्स हो गई उनकी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। आगे बच्चों हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी था, हमने लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, तीनों की डेफिनेशन आप नोटबुक में राइट डाउन करोगे, वो कर लिए। इसमें से सिलेक्टेड चीज़ लिखोगे। एक यहाँ पर सफ्रागेट मूवमेंट मैंने करवाया है, अ मूवमेंट टू गिव राइट टू वुमेन, जो वुमेन को राइट देने के लिए होता है सफ्रागेट मूवमेंट, उसको बोलते हैं। ये भी आप लिखेंगे। आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर। आगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब जो भी समाज में इंडस्ट्रीज होती है उसको कैसे चेंज किया जाता है? दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ न्यू टाइम, इट वाज द टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। जो इस समय था ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक चेंज का था। इट वाज द टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप्ड। ये वो समय था जब नए सिटीज़ अस्तित्व में आते हैं और नए इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होते हैं। रेलवे एक्सपेंडेड द इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन ओकर्ड। रेलवे ने क्या किया? एक्सपेंड किया। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उसको एक्सपेंड कर दिया। इंडस्ट्रियल क्योंकि रेलवे के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। जब रेलवे लाइन बिछाई तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लगी। तो इस तरीके से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में रेलवे का बहुत बड़ा अहम हाथ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोट मैन एंड वीमेन चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो इससे मैन, वीमेन और चिल्ड्रन सभी कहाँ पर पहुँच गए? फैक्ट्रीज़ के अंदर वर्क मिल गया उनको। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। वर्क के जो आवर्स थे, आवर्स मीन्स क्या होता है? घंटे थे काम करने के, वो तो ज़्यादा होते थे लेकिन मजदूरी कम मिलती थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। अब वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी था, कुछ लोगों को काम मिला लेकिन कुछ अभी भी बेरोज़गार थे। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल चीज़ें थी उनकी मांग कम थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशंस वर प्रॉब्लम सिंस टाउन वर ग्रोइंग रैपिडली। और हाउसिंग की और जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी वो टाउन रैपिडेशन होने की वजह से अभी भी थी। लिबरल और रेडिकल सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ दीज इश्यूज़। जो हाउसिंग की प्रॉब्लम थी और स्वच्छता की थी, मतलब सैनिटेशन क्या होता है? स्वच्छता। लोग गंदगी को फेस कर रहे थे उस चीज़ को, और सभी लोगों को घर भी नहीं मिल रहा था, सभी लोगों को काम भी नहीं मिल रहा था। इस चीज़ से परेशान थे लिबरल, रेडिकल, दोनों इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। अब आगे फिर जब सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया? ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। जो ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्रीज थी वो किसकी प्रॉपर्टी थी? इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी। लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्व्स वर ओपन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे वो ओनर थे, एम्प्लॉयर्स थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वेंचर्स, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट्स शुड बी इनकरेज्ड। उन्होंने अपनी जितना भी धन था, दौलत थी, वो ट्रेड और इंडस्ट्रीज से बनाया था और उन्होंने महसूस किया कि उनको एफर्ट को शुड भी इनकरेज किया जाना चाहिए। दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड, और उसके बेनिफिट्स को भी अचीव किया जाना चाहिए। इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन वर एजुकेटेड। अगर वर्क फोर्स क्या हो? इकोनॉमी में हेल्दी हो और सिटीजन क्या हो? एजुकेटेड हो। ओपोज टू प्रिविलेज ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ। तो जो हमारी पुरानी जो सोसाइटी के अंदर पुरानी एरिस्टोक्रेसी है, निरंकुश राजतंत्र है, उसको हटाया जा सकता है जो जन्म पर आधारित है। दे फर्मली बिलीव्ड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। उन्होंने समझ लिया, जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, कि लेबर और एंटरप्राइज इनकी वैल्यू कितनी होती है। एंटरप्राइज उद्यम होता है, लेबर श्रमिक होता है, इंडिविजुअल एफर्ट जो व्यक्तिगत हमारे प्रयास रहते हैं वो क्या होते हैं। उन्होंने उसकी कीमत को पहचाना। इफ़ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड। उन्होंने सोचा कि अगर हम व्यक्ति को आज़ादी दे दें, इफ़ द पुअर कुड लेबर, की पुअर लेबर कर सकता है, दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विद रेस्टोरेंट। तो वो क्या कर सकते हैं? बिना किसी रेस्टोरेंट, बिना किसी बाधा के ऑपरेट कर सकते हैं पूंजी को। एंड दे बिलीव दैट सोसाइटीज वुड डेवलप, और इससे क्या हो जाएगा? समाज डेवलप हो जाएगा। मैनी वर्किंग मैन वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रैलीड। कई वर्किंग जो वुमेन्स थे जो चेंज करना चाहते थे, उन्होंने रैलियाँ निकाली अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप के अराउंड एंड द पार्टीज़ इन द अर्ली 19th सेंचुरी। और पार्टीज़ भी
बनाई जो अर्ली 19th सेंचुरी थी उसके अंदर। तो जो श्रमिक थे उन्होंने क्या कि भले ही लिबरल्स और रेडिकल्स क्या थे, वो फैक्ट्री ओनर्स थे, बट जो एजुकेटेड लोग थे, एजुकेटेड जो सिटीजन्स थे वर्कफोर्स के, उन्होंने पहचाना कि जब हम सारा काम कर सकते हैं तो हमें पूंजी मिल जाए तो हम खुद ही फैक्ट्री को ऑपरेट कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, रैली निकालनी शुरू कर दी। किनके खिलाफ? जो रेडिकल्स थे और लिबरल्स के, एजुकेटेड वर्कफोर्स ने। यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। जो कुछ नेशनलिस्ट कैसे थे, लिबरल और रेडिकल, वो रेवोल्यूशन तो चाहते थे, एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाए यूरोप में, जो 1815 में की गई थी। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया दे बिकेम द रिवोल्यूशनरी। इन कंट्रीज़ में, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया के अंदर जो वर्कफोर्स थी वो क्रांतिकारी बन गए। एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। और उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पर राजतंत्र है उसको वहाँ से हटाने के लिए रैलियाँ निकालनी शुरू कर दी। नेशनलिस्ट टोक्ड ऑफ द रिवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन्स हैव द इक्वल्स। अब यहाँ पर एक थर्ड ग्रुप और आ जाता है नेशनलिस्ट का, जो एजुकेटेड वर्कफोर्स थी। उन्होंने क्या किया कि वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जिसमें कि सारे सिटीजन को इक्वल राइट हो। किन्होंने? नेशनलिस्ट। यहाँ पर करेंगे आप, व्हाट डू द नेशनलिस्ट वांट, व्हाट डू द नेशनलिस्ट वांट, क्या चाहते हैं नेशनलिस्ट? डिड लिख देना, व्हाट डिड द नेशनलिस्ट वांट। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशन, जो ऐसे राष्ट्र को क्रिएट कर सकता है वेयर ऑल सिटीजन्स वुड इक्वल राइट, जहाँ पर सभी सिटीजन्स को क्या मिले? इक्वल राइट। तो 1815 में बच्चों क्या होता है, जिसेपे मैजिनी एक इटालियन जो नेशनलिस्ट है, इंस्पायर्ड विद द अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। इटली में भी वही इक्वल राइट दिलवाने के लिए कोशिश करता है जिसेपे मैजिनी। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड इन दिस राइटिंग। और हम क्या करेंगे, जो इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट आए हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से थे। तो यहाँ पर जिसेपे मैजिनी आ गया, एक इटालियन नेशनलिस्ट था। कई बार आ जाता है क्वेश्चन, हु वाज जिसेपे मैजिनी? इटालियन नेशनलिस्ट। कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब जो सोशलिज्म हमने स्टार्टिंग में बात की थी, सोशलिज्म इन यूरोप, तो वो कैसे आता है? अब यहाँ पर हमने लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट 4 ग्रुप पढ़ लिए हैं। लिबरल्स क्या चाहते थे? चेंज चाहते थे। और लिबरल्स क्या करना चाहते थे? सिर्फ प्रॉपर्टी वाले व्यक्ति को वोट का अधिकार देना चाहते थे, ना ही वो अडल्ट फ्रेंचाइज जो अडल्ट है उसको वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे सभी को, ना वुमेन को देना चाहते थे। लेकिन जो रेडिकल है, रेडिकल भी ऐसे ही थे, वो सबको वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे, न ही वुमेन के पक्ष में थे। बट जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स में थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रेडिकल्स क्या करना चाहते थे, लिबरल से थोड़ा सा अलग थे। वो जो लैंड ओनर्स थे और फैक्ट्री वर्कर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, वो उनके खिलाफ थे। लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, जो कुछ लोगों के हाथ में जो प्रॉपर्टी थी उसके खिलाफ थे वो। उसके बाद कंजर्वेटिव आ जाता है। कंजर्वेटिव चेंज तो चाहते थे बट स्लो प्रोसेस के साथ। वो चाहते थे कि उनका जो पिछला जो लोग हैं उनके भी भावनाओं का रिस्पेक्ट किया जाए, उनको इतना ज़्यादा जल्दी से चेंज नहीं किया जाए उनकी परंपराओं में। और जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट ये चाहते थे कि जब हम सारा काम वर्कर कर सकते हैं तो क्यों न पूंजी के ऊपर भी जो सारा अधिकार है वर्कर्स का होना चाहिए। ये ऐसे ऐसे चेंजेस चाहते थे। कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप अब हम पढ़ने जा रहे हैं। Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas and attracted widespread attention. 19th century में सोशलिज्म बहुत ही widespread जो आइडिया था, सोसाइटी स्ट्रक्चर था जो वो सोशलिज्म था। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब हु वर सोशलिस्ट, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। सोशलिस्ट क्या थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे वो।
एंड सा इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल एविल्स ऑफ द टाइम। जितनी भी बुराइयां हैं, इल्स मीन बुराइयां, जितनी भी बीमारियां हैं, सभी का घर वो किसको समझते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को। इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट। इंडिविजुअल का अधिकार होना चाहिए दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न विद ओनली पर्सन गेन। लेकिन प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथों में थी, नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। लेकिन जो प्रॉपर्टी का जो फ़ायदा था उनको नहीं मिलता था, जो उसको प्रोडक्टिव बना रहे थे, जो उसकी उत्पादकता को बढ़ा रहे थे। इफ सोसाइटी एज अ होल rather than single individual controlled property, more attention would be paid to collective social interest। अगर एक सिंगल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी एक पर्सन की होती है, उसकी अपेक्षा अगर ज़्यादा मोर अटेंशन दी जाए एक प्रॉपर्टी के ऊपर, ज़्यादा लोगों का ध्यान हो, तो इससे क्या होता है, वो कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकती हैं। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। सोशलिस्ट क्या करते थे कि जो भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करके उसको सोशल बनाया जाए, सोशल सारे समाज का अधिकार हो, जो वर्कर्स है उन्हीं को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। कैसे प्रॉपर्टी, कोई बिना प्रॉपर्टी के कोई सोसाइटी कैसे ऑपरेट करेगा? व्हाट वुड बी द बेसिक ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी। और क्या बेस होगा फिर इस सोशलिस्ट सोसाइटी का? तो जो सोशलिस्ट थे हैड डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर के बारे में उनके सोशलिस्ट के डिफरेंट विजन्स थे। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ लोग किस में? कोऑपरेटिव के आइडियाज़ में बिलीव करते थे। रॉबर्ट ओवन व्यक्ति है एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, सोट टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए के अंदर एक इंडियाना जगह है, उसने वहाँ पर एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी। कोऑपरेटिव का मतलब सभी लोगों के कोऑपरेशन से मिला करके एक समूह बना दिया और न्यू हार्मनी उसको बोल दिया, न्यू हार्मनी। रॉबर्ट ओवन ने, रॉबर्ट ओवन का जन्म 1771 में, ये भी क्वेश्चन लिखेंगे कौन था वो, हु वाज रॉबर्ट ओवन, बहुत बार पेपर में आ जाती हैं ऐसी चीज़ें। अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था जिसने कोऑपरेटिव को बिल्ड किया था, न्यू हार्मनी को, इंडियाना के अंदर। इंडिया नहीं है, ये यूएसए के अंदर एक जगह है इंडियाना। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल। लेकिन जो दूसरे सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल, जो कोऑपरेटिव्स है वो वाइड स्केल पे न बनाई जाए, ओनली थ्रू द इंडिविजुअल इनिशिएटिव, केवल लोगों के कहने पर। दे डिमांडेड द गवर्नमेंट इनकरेज द कोऑपरेटिव, और उन्होंने डिमांड की, रॉबर्ट ओवन ने, कि सरकार को बढ़ावा देना चाहिए कोऑपरेटिव्स को। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक जो 1813 में जन्म हुआ था, 1882 में डेथ हुई, वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज द कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज। वो क्या चाहते थे, कैसे गवर्नमेंट चाहते थे जो इनकरेज कर सके कोऑपरेटिव को, रिप्लेस कर सके कैपिटलिस्ट और एंटरप्राइजेज को। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएट ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अमंग द वर्क डन बाय द मेंबर्स। और उसमें जब वो कोऑपरेटिव बनाई गई, उसमें क्या किया गया, एसोसिएशन में लोगों ने काम किया, चीज़ें प्रोड्यूस की, और उसका जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको इक्वली डिवाइड कर लिया सभी मेंबर्स ने। ये था सोशलिज्म का मेन मुद्दा, कि जो भी वर्क है वो सभी मिलकर करें, उत्पादन जो हो रहा है उसके प्रॉफिट को भी सभी मिलकर के बांटें। आगे हमारा एक मेन कैरेक्टर आ जाता है कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे ये, 1883 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड फ्रेडरिक एंजल का बर्थ 1820 एंड 1895 में डेथ हुई। एडिड अदर साइड्स ऑफ हिज बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। मार्क्स ने क्या कहा, आर्ग्यूड दैट सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। कैपिटलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जिनका अधिकार होता है फैक्ट्रीज के ऊपर अधिकार होता है। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटल वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। और जो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट होता है, लाभ जो पूंजीपतियों का होता है, वो प्रोड्यूस किया जाता है वर्कर के द्वारा। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज अक्यूमुलेटेड बाय द प्रॉपर्टी प्राइवेट कैपिटलिस्ट। और जो वर्कर की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव जब तक नहीं हो सकती तब तक कि जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो कैपिटलिस्ट लेंगे।
वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब वर्कर उसको हटा देंगे कैपिटलिज्म की धारणा को, रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को वहाँ से उखाड़ देंगे, तब वो क्या हो जाएगा, वर्कर तभी मतलब उस पूंजी को सोशल समाज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मार्क्स बिलीव दैट द फ्री देमसेल्व फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कार्ल मार्क्स भी यही चाहता था कि वो एक्सप्लॉयटेशन से फ्री हो जाएं। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकल सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी। वर्कर को समाजवादी सोसाइटी बनानी चाहिए। ऑल जो प्रॉपर्टी है सोशली कंट्रोल होनी चाहिए। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी एंड he was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalist। और उसने कहा था कि वर्कर्स को ज़रूर आज जीत मिलेगी, ट्रायम्फ मिलेगी अगर वो उनसे झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट जो सोसाइटी है, कम्युनिस्ट कहाँ से आया, कम्युनिटी से आया। सोशल के मतलब सोसाइटी के सभी लोग इकट्ठा होकर के कम्युनिटी बना ली, कोऑपरेशनशिप बना ली, उसको कम्युनिटी बोलने लगे और कम्युनिटी से कम्युनिस्ट वर्ड आ गया। उन्होंने कहा कि तभी कम्युनिस्टी आएगी। ये कार्ल मार्क्स की धारणा थी। व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ कार्ल मार्क्स, इस पैराग्राफ में से इंटरनल क्वेश्चन फाइंड आउट कर लियो। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब जो सोशलिज्म था उसको किस किस व्यक्ति ने सपोर्ट किया वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडियाज़ स्प्रेड थ्रू द यूरोप। जो सोशलिस्ट आइडिया थे वो पूरे यूरोप के अंदर फैल गए थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। सोशलिस्ट ने एक अपनी इंटरनेशनल बॉडी बनाई, नेमली द सेकंड इंटरनेशनल, जो वो सेकंड इंटरनेशनल थी। वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्क कंडीशन। जो वर्कर थे इंग्लैंड के अंदर और जर्मनी के अंदर, देखो जहाँ पर भी क्रांति होती है शुरू सबसे पहले वो इंग्लैंड के अंदर होती है। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी वो भी इंग्लैंड के अंदर ही आई थी। इंग्लैंड में और जर्मनी में वर्कर ने क्या किया, एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी और अपनी वर्किंग कंडीशन को सुधारना। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प द मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया कि उनके जो काम करने का टाइम है वो कम कर दिया जाए और राइट टू वोट भी मिलना चाहिए। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD। ये फुल फॉर्म भी लिखेंगे। जर्मनी के अंदर वेयर वाज दिस पार्टी एस्टेब्लिश, कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, जर्मनी के अंदर एसोसिएशन में, और इसकी फुल फॉर्म थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। एंड हेल्प टू विन द पार्लियामेंट्री सीट, और इसने विन करने में हेल्प की पार्लियामेंट्री सीट। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी। यहाँ पर देखो लेबर पार्टी का हु फॉर्म्ड द लेबर पार्टी एंड व्हेन डिड इट वाज फॉर्म्ड, इन 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशल पार्टी इन फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। In 1914 सोशलिस्ट एवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। जो सोशलिस्ट थे वो सरकार एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते थे रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रॉन्ग फिगर्स ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, जो कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से रिप्रेजेंट की जानी चाहिए। मतलब बेस उसका पार्लियामेंट होना चाहिए, वहाँ से उनको मजबूती मिले। रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रॉन्ग फिगर ऑफ पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज शेप लेजिस्लेशन बट द गवर्नमेंट continued to be run by the conservative liberals and the radicals। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो लगातार किसके द्वारा रन की जा रही थी, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड द रेडिकल्स के द्वारा की जा रही थी। बच्चों ये था हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, हम कंप्लीट कर चुके हैं। ज़्यादा लेंथी इसको नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी हमें ये चैप्टर पार्ट्स में डिवाइड करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़।